नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। आज हम यहाँ BMTC 131 पाठ्यक्रम का कलन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका चौथा खंड है अवकलन गणित के अनुप्रयोग, जिसकी इकाई 15 है अनंत स्पर्शी। इस अनंत स्पर्शी इकाई का उद्देश्य ये है कि इसको पढ़ने के बाद हम अक्षों के समांतर अंतर स्पर्शियां के बारे में जान पाएंगे, तिर्यक अनंत स्पर्शियां क्या होती है इसके बारे में जान पाएंगे। इसको आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां क्या होती हैं, जिसको यहाँ पर एक चित्र द्वारा पहले एग्जाम्पल से समझाया गया है। ये एक अतिपरवलय का एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, जिसका समीकरण होता है xy = c greater than 0। ठीक है, अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, c/x। और अगर आप लिमिट की जो प्रॉपर्टी, जो कि लिमिट इकाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर हम यहाँ पर लिमिट इनफाइनाइट लगाते हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं या माइनस इनफाइनाइट करते हैं, तो हम पा रहे हैं कि y की वैल्यू 0 की ओर टेंड्स कर रही है। यानी अगर x अक्ष को हम इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो वक्र y, जो यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया c/x, जो फंक्शन दिया है, इस पर स्थित कोई भी जो भी बिंदु है वो 0 की तरफ होते जा रही है। यानी कि एट किसी भी मोमेंट पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो x अक्ष से उस वक्र के बीच में जरूर कुछ ना कुछ दूरी है, क्योंकि ये टेंड्स टू 0 है, ना कि इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x अक्ष क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो वक्र के एकदम समांतर चलता चला जा रहा है। तो इस x अक्ष को यहाँ पर इस फलन का हम अनंत फलन का स्पर्शी कहेंगे या फिर अनंत स्पर्शी कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इसको परिभाषा के रूप में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी सरल रेखा किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शी तब कहलाती है जब उस वक्र पर स्थित कोई भी बिंदु इनफाइनाइट की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो सरल रेखा और उस वक्र पर स्थित बिंदुओं के बीच की किसी भी मोमेंट पे लंबिक दूरी या बीच की दूरी आप कहे तो वो 0 की ओर अग्रसर रहती है या लगभग 0 होती है, इक्वल टू 0 नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी सरल रेखाओं को हम यहाँ पर अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कि अनंत स्पर्शी क्या है। ये अनंत स्पर्शी के प्रकार ये है कि ये कभी हम x अक्ष के समांतर होती है, कभी ये y अक्ष के समांतर होती है और कभी ये तिर्यक भी हो जाती है। तो ये कब होगी उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है कि y = 10/1 + x। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या यहाँ पर कोई अनंत स्पर्शी है, क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर x को हम टेंड्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं तो y की वैल्यू अगेन हमें 0 मिल रही है। x की वैल्यू अगर हम माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं तो भी हमें y की वैल्यू अगेन 0 मिल रही है। तो यानी x को अगर हम प्लस की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं या माइनस की तरफ घटाते हुए चले जा रहे हैं तो y की वैल्यू 0 की तरफ टेंड्स कर रही है। तो सेम वही प्रॉपर्टी, यानी कि इस वक्र y जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, इस पर स्थित कोई भी बिंदु होगा, वो x से उसके बीच की अगर हम दूरी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पर एक दूरी मिलेगी, जो कि 0, अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो दूरी 0 की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x अक्ष अनंत स्पर्शी है। अब यहाँ पर कुछ और चित्र द्वारा समझाए गए हैं, जो कि का से घा तक 4 यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, जहाँ पर आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से समझेंगे कि स्पर्शियों का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पहले चित्र में दिखाया गया है जो कि फंक्शन 1/x - 1 फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें स्पर्शी अगर आप देखें तो x = 1 से लेफ्ट या राइट अगर हम ग्राफ के बारे में देखते हैं तो x = 1 के लेफ्ट में हर चीज ग्राफ जो आपका डिक्रीजिंग फॉर्मेट में जा रहा है, ह्रासमान है, और राइट साइड में आप देख रहे हैं तो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होता चला जा रहा है। इसी तरह खा में आप देखेंगे तो x = 1 पे, जो कि सेम ही फंक्शन में जस्ट हमने यहाँ पर साइन चेंज करने के बाद उसके ग्राफ में क्या फर्क पड़ रहा है, यही चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर कि अगर f(x) की वैल्यू -1/x - 1 ले लेते हैं तो इस केस में आपका x = 1 के लेफ्ट साइड में आपका ग्राफ निरंतर इंक्रीज कर रहा है और राइट साइड में ग्राफ आपका निरंतर डिक्रीज कर रहा है। गा में हम देखते हैं अगर हमने 1/x - 1 होल स्क्वायर ले लिया, इन दैट केस x = 1 पर दोनों ही तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों ही तरफ आपका निरंतर वो इंक्रीज ही कर रहा है, ग्राफ लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है, राइट में आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। fx = -1/x - 1 होल स्क्वायर केस में आपका लेफ्ट साइड में ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है, राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है। तो इन चारों केसेस को अगर एक साथ हम देखें और सोचें तो आपको ये मिलेगा कि जब
फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। कब? जब एक्स की वैल्यू 1 से हम दाई तरफ जा रहे हैं। और अगर एक्स की वैल्यू हम 1 से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो जो भी आपका फंक्शन है ये बिना किसी रुकावट से ऊपर की ओर इंक्रीज करता जा रहा है, ऊर्ध्वाधर रेखा x इज इक्वल टू 1 के समांतर होता चला जा रहा है। तो जस्ट अपोजिट एफ एक्स की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी होती है तो कब ऐसा हो रहा है? जब एक्स की वैल्यू हम 1 से दाई तरफ लेकर जाते हैं या फिर एक्स की वैल्यू हम 1 के लेफ्ट साइड में लेकर जा रहे हैं, तो भी हमारा ये जो भी सरल ग्राफ है वो कोई भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि इस एग्जांपल में x इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है के समांतर होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये रेखा हमारी अनंत स्पर्शी होगी और ये इसको हम कह सकते हैं कि ये रेखा ये अनंत स्पर्शी ऊर्ध्वाधर फॉर्मेट में होगी। फॉर्मेट मीन्स ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी होगी। क्षैतिज का भी ऐसे ही अपने आप में एक नियम है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो एग्जांपल मिला कि जो अनंत स्पर्शी होगी वो क्या होगी, या तो वो समांतर होगी एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के या फिर वो तिर्यक होगी, किसी भी फॉर्म में तीनों में से कोई भी प्रकार हो सकता है। तो ये जो आपको केस यहाँ पर दिखाया गया है इसके इस स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि अनंत स्पर्शी अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो ऊर्ध्वाधर होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, अगर एफ एक्स की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लिया तो इसकी अनंत स्पर्शियां क्या क्या होंगी? इसकी अनंत स्पर्शियां निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3 दिख रहा है। यहाँ पर ये अगर आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जा रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 4 लेने पर ये फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू 3 जो भी लाइन हमारी होगी, हम इस लाइन के लेफ्ट और राइट में इस फंक्शन का प्रकार, इस व्यवहार चेक करेंगे कि वो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो x इज इक्वल टू 3 के जैसे ही हम दाई ओर जा रहे हैं कि लेफ्ट साइड बाई ओर की बात कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा निरंतर इंक्रीजिंग फॉर्मेट में जा रहा है। जैसे ही 3 को हम 3 से x इज इक्वल टू 3 से ज्यादा के पॉइंट पे यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो फंक्शन निरंतर हमारा इंक्रीजिंग फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, तो 3 अगर ऋणात्मक होता है तो डिक्रीज कर रहा है, 3 हमारा अगर धनात्मक फॉर्मेट में हो रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 हमारा एक ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी है, क्योंकि यह इस नियम को फॉलो कर रहा है जो भी हमने अभी अभी देखा। इसी तरह अगर x इज इक्वल टू -4 पर हम इस फंक्शन की वैल्यू को चेक करें तो -4 पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और अब x इज इक्वल टू -4 के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, यानी कि और ऋणात्मक वैल्यूज को अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ रही है। x इज इक्वल टू 4 से बड़ी वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रखेंगे फंक्शन में तो हम देख रहे हैं f की वैल्यू धनात्मक आती जा रही है। तो इस केस में भी आपका x इज इक्वल टू -4 पे फंक्शन इंक्रीज लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर रहा है, राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है। तो इन तीनों ही केस को अगर एक साथ समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं, हम इस कंडीशन पे पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि x इज इक्वल टू -4 भी यहाँ पर आपकी एक ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी है। तो किसी भी फंक्शन में एक या एक से ज्यादा स्पर्शियां अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, एक या एक से ज्यादा ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, जिसका प्रकार एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पर देखा, जिसको यहाँ पर चित्र संख्या 4 में क्लियर दिखाया गया है। अब एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपने ऊर्ध्वाधर तो आपने यहाँ पर देखिए, जस्ट एक लैंग्वेज फॉर्मेट में आप इसको समांतर अनंत स्पर्शी के बारे में अभी आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि अगर ऊर्ध्वाधर है तो समांतर क्यों नहीं। तो समांतर की भी यहाँ पर कंडीशन देख कह सकते हैं कि एफ एक्स टेंस टू कोई एक रेखा y इज इक्वल टू एल फलन f की वक्र की एक क्षैतिज अनंत स्पर्शी कहलाएगी। कब? जब एफ एक्स टेंस टू एल होगा किस केस पर? जब x की वैल्यू हमारी प्लस इंफिनिटी हो या फिर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो। तो तब हम कह सकते हैं कि आपका जो भी है y इज इक्वल टू एल रेखा, जो भी कुछ रेखा होगी, ये रेखा हमारी x की समांतर यानी एक क्षैतिज अनंत स्पर्शी होगी। तो वो कैसे हम निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन x। अब इसके द्वारा दिए जाने वाले फंक्शन की हमें क्षैतिज अनंत स्पर्शियां यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट करके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पर चेक फलन को हमने थोड़ा सरलीकरण किया, 2x प्लस 5 अपॉन x है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 2 प्लस 5 अपॉन x, क्योंकि लिमिट
की इकाई में आपने देखा होगा कि जब लिमिट अप्लाई करने से पहले किसी भी फंक्शन को, जो कोई भी वो फंक्शन हो, सबसे पहले हमें उसे सरल फॉर्मेट में लिखना होता है, एक सरलीकरण करना होता है। उसके बाद ही आप कोई भी लिमिट हो, वो चाहे फाइनाइट लिमिट हो या इनफाइनाइट लिमिट हो, तभी हमें अप्लाई करना चाहिए, तभी हमें एक सही रिजल्ट मिलता है लिमिट का। तो यहाँ पर हमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ ये फंक्शन f(x) का जो भी कुछ वैल्यू मिली वो है 2, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 हमारी एक अनंत स्पर्शी है, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है, ये हमारी अनंत स्पर्शी एक x के क्षैतिज एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम समराइज करके कह सकते हैं कि ये हमारी एक y इज इक्वल टू 2 क्षैतिज अनंत स्पर्शी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी और अनंत स्पर्शी नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में आपको एक ही अनंत स्पर्शी मिली जो कि x के समांतर है। नेक्स्ट, ये एक अलग एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू, जो लिमिट की यहाँ पर मूलता को यहाँ पर दर्शाएगा कि y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x है अपॉन 1 माइनस 2x है। इसकी क्षैतिज अनंत स्पर्शियां यहाँ पर हमें निकालनी है। अगर ये क्षैतिज वर्ड यहाँ ना भी लिखा हो तो ये हमारे खुद से हमें पता करना होगा कि अनंत स्पर्शी क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है। इसको निकालने के लिए तरीका यही है कि हम जो कुछ भी वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू y के इक्वल निकल रही है या फिर x के इक्वल निकल रही है, हमें यही चेक करना है। अगर वो y इज इक्वल टू समथिंग पॉइंट है, इसका मतलब वो x के समांतर है। अगर x इज इक्वल टू वो कोई पॉइंट l या a किसी एक पर्टिकुलर एक ए पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा है सारी प्रॉपर्टी को, तो वो हम कहेंगे कि वो ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी है। तो इस एग्जांपल में देखिए हमने क्या किया कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिया। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट करने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है -1, यानी जो पहली हमें लाइन मिली वो y इज इक्वल टू -1 मिली। -1 के रिस्पेक्ट में हम इसका व्यवहार अगर चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू -1 हमारी एक क्षैतिज अनंत स्पर्शी है। यहाँ पर जैसे जैसे हम वक्र को आगे बढ़ाते जा रहे हैं y इज इक्वल टू -1, ये वक्र हमारा y इज इक्वल टू -1 की ओर करीब होता चला जा रहा है। दोनों की वक्र पर स्थित कोई भी बिंदु और इस सरल रेखा y इज इक्वल टू -1 के बीच की जो भी कोई दूरी है, लांबिक दूरी है, वो धीरे धीरे 0 होती प्रतीत होती जा रही है, पर वो 0 नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर हम स्पर्शी चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर और भी कोई स्पर्शी है। तो x टेंड्स टू -इन्फिनिटी करके यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें पॉइंट मिलता है 5, यानी y इज इक्वल टू 5 भी यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो कि सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि चित्र संख्या 11 में आपको दर्शाया गया है कि वक्र को जैसे ही इनफाइनाइट पे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वक्र पे स्थित कोई भी बिंदु और इस सरल रेखा के बीच की दूरी 0 होती प्रतीत होती जा रही है। तो y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -1, यहाँ पर दो हमें क्षैतिज अनंत स्पर्शी मिली। तो किसी भी एग्जाम्पल में एक या एक से ज्यादा अनंत स्पर्शी, क्षैतिज अनंत स्पर्शी भी हो सकती है। आपने इस एग्जाम्पल से ये चीज समझा। अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी आपको समीकरण अगर दे रखा हो तो हम कैसे पता करें कि यहाँ पर और कोई भी एक अनंत स्पर्शी है कि नहीं। अनंत स्पर्शी देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये आपका क्षैतिज है या फिर ऊर्ध्वाधर। ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू y के इक्वल है या x के इक्वल है। तो प्रमेय नंबर 1 हमें यहाँ पर ये दर्शाती है कि किसी भी समीकरण का हम अनंत स्पर्शी कैसे निकालें। तो यहाँ पर एक सिंपल रिजल्ट दिया गया है जिसका आप एग्जाम्पल्स में इसका प्रूफ समझेंगे कि कोई भी रेखा y इज इक्वल टू c किसी समीकरण की अनंत स्पर्शी तब होगी जब उस समीकरण में सबसे उच्चतम घात का जो भी फंक्शन होगा, जो भी फलन होगा, जो भी गुणनखंड, जो भी वहां पर अगर वो फंक्शन आपका x के फॉर्मेट में दे रखा होगा तो x की हाईएस्ट घात को हम हाईएस्ट घात वाले फंक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके गुणांक को देखेंगे। अगर उसका गुणांक y, उस गुणांक का एक गुणनखंड y माइनस c है तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू c उसकी अनंत स्पर्शी होगी। अदरवाइज हम कहेंगे कि इसका कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझते हैं। यही जो भी मैंने आपको यहाँ परिभाषा बताई ये y इज इक्वल टू c के लिए है। जस्ट अपोजिट यही चीज गुणनखंड, अगर हम ऊर्ध्वाधर स्पर्शी के बारे में खोजना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू c के लिए भी यही नियम है कि x इज इक्वल टू c किसी भी समीकरण का अनंत स्पर्शी तब कहलाएगा जब उस समीकरण की उच्चतम घात का वो उसका गुणनफंड हो पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ समझिए कि एक एग्जाम्पल दिया गया है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। इसको थोड़ा समीकरण के फॉर्मेट में लिखते हैं। समीकरण यानी फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं। हमने एलसीएम लिया, सॉल्व करने के बाद हमें एक समीकरण मिलता है x स्क्वायर माइनस xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी अनंत स्पर्शिया क्या होगी। अब हम अगर
एक क्षैतिज अनंत स्पर्शी यहाँ पर ढूंढने की पहले हम कोशिश करेंगे कि क्या है। क्षैतिज अनंत स्पर्शी ढूंढने के लिए हम x की हाईएस्ट घात को यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो कि x स्क्वायर है। इसका गुणनखंड हम चेक करेंगे कि क्या है। इसका गुणनखंड हम देखते हैं कि y के फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पर y इज इक्वल टू c के फॉर्मेट में कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी क्षैतिज अनंत स्पर्शी नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अब हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी है या नहीं। इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम y की हाईएस्ट घात को यहाँ पर सेलेक्ट करें। y की हाईएस्ट घात यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं जो कि y रेज़ टू द पावर 1 है। y का गुणनफंड अब यहाँ पर आप देखिए, y का गुणनफंड यहाँ पर x है। x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें एक लाइन मिल रही है जो कि यहाँ पर पूरी x एक्सिस ही है। इसका मतलब यहाँ पर एक y एक्स के मूल बिंदु से होकर जाने वाली जो भी यहाँ पर रेखा है वही यहाँ पर इस जो भी फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये इसकी एक अनंत स्पर्शी यहाँ पर है, जो कि स्वयं आपका x इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होगी, जो कि ऐसी लाइन जहां पर x की सारी वैल्यू 0 हो। वो अगर शब्दों में अगर आप अक्षों के बारे में जानते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो x इज इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि हम y x की बात कर रहे हैं। तो y के कोफिशिएंट को यहाँ पर हमने 0 करके देखा कि x इज इक्वल टू 0 मिला, और x इज इक्वल टू 0 अपने आप को यानी y x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो y एक्सिस है यही हमारी एक ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी होगी। वैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तिर्यक और भी अनंत स्पर्शी दिख रही है, जिसके बारे में जानने के लिए या इसको निकालने के लिए हम आगे और नियम देखेंगे। इस नियम से जो भी हमने आपको बताया जो गुणनखंड का नियम है, इसके रिस्पेक्ट में हम ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज अनंत स्पर्शियां निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 यानी y x आपकी अनंत स्पर्शी है। अब हम आते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी के बारे में। जैसा कि अभी पहले की एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ पर था, वो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहले तो तिर्यक अनंत स्पर्शियां कैसी होती हैं वो देखिए कि सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझाया गया है कि सपोज एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अगर इसको लिमिट इस पर भी हम लिमिट भी अप्लाई करके ही इसके बारे में निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले लिमिट अप्लाई करने से पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में घात ज्यादा है और डिनोमिनेटर की घात कम है। तो इसको पहले डिवीजन फॉर्मेट से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद इसको सरल फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो वही प्रॉपर्टी है कि लिमिट अप्लाई करने से पहले किसी भी फंक्शन का सरलीकरण जरूरी है। सरल करने के बाद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2 आपको मिलता है। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करके देखते हैं x टेंस टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो हम x टेंस टू जब हम इनफाइनाइट करते हैं तो हम देखते हैं कि f(x) की वैल्यू हमें एक फंक्शन x प्लस 2 मिलता है। इसका मतलब x प्लस 2 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 यहाँ पर जो क्या होगा, एक अनंत स्पर्शी है। यानी वक्र हमारा अगर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक सरल रेखा हमें मिल रही है, जिससे उस वक्र पर स्थित बिंदु के बीच की लांबिक दूरी जैसे जैसे इनफाइनाइट पे वक्र बढ़ रहा है लांबिक दूरी 0 होती चली जा रही है। तो यानी कि एक अनंत स्पर्शी की प्रॉपर्टी को, बेसिक प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक अनंत स्पर्शी होगी। ठीक है, अब और भी अनंत स्पर्शी यहाँ पर है कि नहीं ये हमें देखने के लिए हम इसको x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट भी करके देख सकते हैं। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए आपको जैसे कि यहाँ पर चित्र संख्या 15 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक तिर्यक अनंत स्पर्शी यहाँ पर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, अब परिभाषा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपको समांतर या ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अक्ष के समांतर या ऊर्ध्वाधर आपको अनंत स्पर्शी मिली थी। अब क्योंकि तिर्यक भी हो सकती है, तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या होगी, वो एक किसी न किसी रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। और एक सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ एक हम जनरल डेफिनेशन आपको देने जा रहे हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c एक अनंत स्पर्शी कब होगी। तो उसका सबसे सीधा साधा मैथमेटिकल फॉर्मेट में जो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है लिमिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, वो देखिए वो क्या लिखा है कि एक रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c जहाँ पर m की वैल्यू 0 नहीं है, किसी भी
फंक्शन की अनंत स्पर्शी तब कहलाएगी जब लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि वो फंक्शन से उस रेखा के बीच की दूरी 0 की तरफ टेंस की जाए। तो जो अभी हम लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं कि फंक्शन और उस वक्र पर स्थित बिंदु के बीच की लांबिक दूरी 0 टेंस करेगी, वही चीज यहाँ पर लिमिट के फॉर्मेट में आपको दिखाया जा रहा है। सेम प्रॉपर्टी हम नेगेटिव एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे चेक करते हैं, वही चीज यहाँ पर फिर से मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिया जा रहा है कि यानी एफ एक्स और एम एक्स माइनस सी के बीच की जो दूरी होगी वो 0 की तरफ टेंस होती प्रतीत होगी। तो इस पूरे जो वाक्य को मैंने आपको बताया है, इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा एम एक्स माइनस सी, ये जो भी y इज इक्वल टू रेखा है, ये एक अनंत स्पर्शी होगी। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, ये दोनों ही यहाँ पर अनंत स्पर्शियां हैं और उन अनंत स्पर्शियों को चित्र में तिर्यक रेखाओं के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है कि हमेशा इतने इस फंक्शन का लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 चेक करने की जगह पर अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड, थोड़ा सरलीकरण करने के बाद देखिए क्या आता है कि अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई करने से पहले क्योंकि ये समीकरण है दोनों तरफ 0 है, हमने x से इसको डिवाइड किया, x से डिवाइड करने के बाद एफ एक्स अपॉन एक्स मिल गया और एम एक्स प्लस सी को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपको माइनस एम माइनस सी बाई एक्स मिल रही है। अब हम अगर इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो सी बाई एक्स की वैल्यू एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू 0 हो जा रही है। m आपका एक x से फ्री टर्म है तो m की वैल्यू हमें मिल जा रही है लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स अपॉन एक्स। यानी किसी सरल रेखा की प्रवणता अगर हमें निकालनी है या m की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी कुछ हमें फंक्शन दे रखा होगा हम उसे x से डिवाइड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी निकालेंगे, जो कुछ भी वैल्यू मिलेगी वो हमारी वैल्यू m को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह हम c की वैल्यू को निकालेंगे, c की वैल्यू क्या होगी, वो लिमिट एफ एक्स माइनस एम एक्स की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी। इससे हम डायरेक्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक अनंत स्पर्शी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो इस किसी भी फंक्शन के लिए क्या होगी। जैसा कि एक नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए जो भी मैंने यहाँ पर बात की कि एक एग्जांपल लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये सबसे पहले तो इसकी अनंत स्पर्शियां निकालनी है। अनंत स्पर्शियां निकालने के लिए हम देखते हैं कि m और c की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट हम m की वैल्यू हमने अभी फॉर्मूला डेराइव किया, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फंक्शन जो भी गिवन होगा अपॉन x। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है y, जो कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 बाई एक्स से उसको डिवाइड करेंगे, लिमिट वैल्यू अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हमें एक वैल्यू क्लियर वैल्यू मिलती है 1, तो हम कहेंगे कि m की वैल्यू एक तिर्यक स्पर्शी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर जिसकी प्रवणता यहाँ पर 1 होगी। इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट y माइनस x यानी एफ एक्स माइनस एम एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो सबसे पहले स्टेप यही होगा कि हमें m की वैल्यू पहले निकालनी होगी, फिर हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। और m और c की वैल्यू ज्ञात करने के बाद अब हम सरल रेखा के समीकरण को लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जहां पर m की वैल्यू आपने 1 निकाली और c की वैल्यू 0 निकाली, तो यानी ये कैसी रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट इकाई पे जाते हैं जो कि आपका इकाई 16 है, जिसको हम वक्र अनुरेखण करते हैं कह रहे हैं। वक्र अनुरेखण में क्या होगा कि इस इकाई को पढ़ने के बाद हमें कोई भी जो फंक्शन दे रखा होगा हम उसका ग्राफ या उसका अनुरेखण कर पाएंगे। उसके अनुरेखण करने के लिए अभी तक हमने जितनी चीजों को पढ़ा, जो कि पिछले ब्लॉक में भी पढ़ा था, जो कि क्रांतिक पॉइंट था, इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, नति परिवर्तन बिंदु, विचित्र बिंदु, अभी ये आपने स्पर्शियां जो भी पढ़ी, इनकी हेल्प से हम कैसे फ्री हैंड किसी ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हम कर पाएंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम वक्रों के अनुरेखण में का कार्तीय समीकरण यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्टेशियन या कार्तीय समीकरण के रिस्पेक्ट में हम कैसे किसी वक्र का अनुरेखण कर पाएंगे।
तो इकाई 2 में जब आपने सेट वैल्यू पढ़ी थी या समुच्चय के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था, हमने एक लाइन में शब्दों में डिफाइन किया था कि कोई भी आलेख क्या होता है। तो आलेख से हमारा तात्पर्य वहां पर ये था कि फंक्शन और वो पॉइंट एक्स, फंक्शन पे स्थित बिंदु जिस पर वो डिफाइंड हो, ऐसे पॉइंट का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा या ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का जो भी आपका कलेक्शन होगा, वही हमारा समुच्चय फलन के आलेख को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मल शब्दों में हम कह सकते हैं किसी आलेख कोई भी फंक्शन को जो जो जिस जिस पॉइंट पर वो सेटिस्फाइड हो, ऐसे पॉइंट का जो भी कलेक्शन होगा वही हमारा यहाँ पर आलेख को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम जनरली हमें यहाँ पर आलेख को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट को ग्राफ में समतल में पॉइंट आउट करेंगे, फिर उनको मिलाने वाली रेखा को खींचेंगे और हम कह देंगे कि यही हमारा आलेख है। लेकिन ये कभी कभी ये चीजें, क्योंकि आलेख आपका सरल और कठिन हर तरीके का होगा, तो ये हमारे लिए फ्री हैंड इसको आलेख को खींचना हमेशा आसान नहीं है। इसके लिए हम यही जो भी अभी आपने लास्ट यूनिट या लास्ट ब्लॉक में पढ़ा, नति परिवर्तन, क्रांतिक पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स पढ़ा, इनकी हेल्प से हम उसको खींच सकते हैं। उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर निकालना है, उसी के बारे में हमें यहाँ इसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो कोई भी फंक्शन हमें दिया होगा, हम सबसे पहले उसको सरलीकरण करेंगे, क्योंकि हमें लिमिट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम उसे सरल फॉर्मेट में लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर f(x = x² + x - 2 दिया हुआ है अपॉन x - 1, x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में घात ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है। तो आपने यूनिट 2 में देखा था कि इसमें लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको सरल करना पड़ता है, यानी डिवीजन, इसका डिवाइड करेंगे, आप भाग देंगे। इसमें भाग देने के बाद आपको मिलता है कि f(x) की वैल्यू न्यूमरेटर फैक्टराइज करने के बाद x + 2 मिल रही है। यानी एक जो भी फंक्शन दिया है, इसका सबसे सरल रूप यही है, f(x) = x + 2, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यानी इस फंक्शन का हमें यहाँ पर ग्राफ निकालना है, ग्राफ खींचना है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है उसका प्रांत या परिसर क्या है, ये हम निकालेंगे। प्रांत और परिसर भी आपने पिछले इकाइयों में डिस्कस किया, हमने देखा है। नेक्स्ट उसके बाद, क्या ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये इसमें आवर्तता है कि नहीं, ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। आवर्तता से मतलब ये है कि निश्चित इंटरवल के बाद क्या आपने ये गुणों को रिपीट तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है, यानी a से b इंटरवल में जो भी कोई रूप है, जिस भी फॉर्मेट में आलेख हम इसको खींच रहे हैं, वो अगले किसी a' b' इंटरवल में वही चीज रिपीट हो रही है और आगे वो रिपीट होती जा रही है। तो ये केस में हमारे लिए काम और आसान हो गया कि हम सबसे अलग रूप क्या है, वो a से b के बीच में ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, a से b इंटरवल के बीच में ही जो भी आलेख होगा हम उसे खींचेंगे। बाकी a' और b' के बीच में जो भी आलेख होगा वो इसको देखकर उसको कॉपी करते हुए चले जाएंगे। यानी हमारा टारगेट यहाँ से कम हो गया कि एक इनफाइनाइट रेखा पे हमें ग्राफ को नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ एक इंटरवल -a से लेकर b तक के ग्राफ के बीच में, a से लेकर b तक के बीच इंटरवल में जो भी ग्राफ दे रखा होगा, सिर्फ उसे ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आता है पॉइंट सिमेट्री, कि पहले तो हम चेक करेंगे कि जो भी कोई फंक्शन दे रखा है, क्या वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्री कितने प्रकार से हो सकती है, वो यहाँ पर पहले चित्र संख्या का खा गा में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप उसे देखिए। चित्र संख्या का में देखिए, ये आपका वाई एक्स लिखा हुआ है, ये वाई एक्स के अराउंड आपका सिमेट्रिक है। वो कैसे सिमेट्रिक है, कैसे पता चलेगा, अगर हम इसको वाई एक्स पे, ये अगर ये समतल में किसी पेज पे, आप सोचिए, इमेजिन करिए कि ये किसी पेज पे ये आकृति बनी हुई है, और अगर वाई एक्सिस के अराउंड इस कागज को हम मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बाई साइड में जो भी आकृति बनी है वो दाई साइड की आकृति पे ओवरलैप कर रही है कि नहीं, उसके ऊपर सेम साइज में आ रही है नहीं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये वाई एक्स के अराउंड सिमेट्रिक है। सेम इसी तरह ही वो एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एक्स एक्सिस के अराउंड कागज को मोड़कर देखेंगे कि क्या नीचे की आकृति ऊपर की आकृति पे ओवरलैप कर रही है या नहीं। अगर ऐसा करती है तो हम कहेंगे कि ये जो भी फिगर दे रखा है, जो भी फलन दे रखा है, ये हमारा एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। तो जो भी ये फिगर का में दे रखा है, ये वाई एक्सिस के अराउंड आपका फिगर सिमेट्रिक है। यानी हमारा काम यहाँ से और कम हो गया। इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम
एक्सिस के एक साइड का फिगर ड्रॉ करेंगे एंड राइट साइड का फिगर उसको देखकर ही कॉपी कर देंगे कि जैसा ही लेफ्ट बाई दाई साइड में है वैसा ही बाई में है, या जैसा बाई साइड में है वैसा ही दाई साइड में है। तो हमारा काम आधा यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी तरह की सिमेट्री, नेक्स्ट टाइप की सिमेट्री क्या हो सकती है, जो कि मूल बिंदु के सापेक्ष सिमेट्रिक है। कोई भी फिगर मूल बिंदु के अराउंड सिमेट्रिक होने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है कि हम देखेंगे कि क्या फिगर हमारा 180 डिग्री मूल बिंदु के अराउंड 180 डिग्री अगर हम उसको रोटेट करें, घुमा कर देखें, यहाँ पर आप पेज को आपको क्या करना है कि मूल बिंदु को कट करके आप देखेंगे क्या उस पेज के आधे हिस्से को मूल बिंदु के अराउंड 180 डिग्री घुमाने के बाद वो फिगर लेफ्ट से बाईं ओर का फिगर दाईं ओर के फिगर से ओवरलैप कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा करता है तो हम कहेंगे कि ये जो भी फिगर, जो भी फलन हमें दे रखा है, ये मूल बिंदु के अराउंड सिमेट्रिक है। जैसे कि यहाँ चित्र संख्या 2 के खामे फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये अगर आपको अगर मैं दिखाना चाहूं तो x डैश ओ y डैश फिगर को या इस तृतीय चतुर्थांश को आप अगर 180 डिग्री आप घुमाते हैं नीचे की साइड में एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अगर आप इसको x एक्सिस को एक्स बना देते हैं, वाई डैश एक्सिस को वाई एक्सिस बना देते हैं, तो आप पाएंगे कि जो भी लेफ्ट साइड में जो आपका फिगर था वो यहाँ पर राइट हैंड साइड के फिगर से ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो भी फलन हमें यहाँ पर एग्जांपल में दिया है ये मूल बिंदु के अराउंड सिमेट्रिक है, तो यानी हमें उसका एक 180 डिग्री घूर्णन करके देखना है। गास लाइन में हम देखेंगे इसमें क्या होता है, ग्राफ किसी पर्टिकुलर लाइन के अराउंड सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे समांतर एक्सिस नहीं, मूल बिंदु के अराउंड नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन अगर हमें ऐसी दिख रही है, ऐसी मिल रही है, जैसे कि आपने इसका सबसे अच्छा आप कारण समझ सकते हैं कि आपने तिर्यक अनंत स्पर्शी के बारे में क्यों पढ़ा। जैसे कि कोई तिर्यक अनंत स्पर्शी या हमें कुछ मिल रही है, इसके अराउंड अगर हम समतल या पेज को मोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बाईं तरफ की उसके ऊपर का फिगर या बाईं तरफ का फिगर दाईं तरफ के फिगर या नीचे की तरफ के फिगर से ओवरलैप कर रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि रेखा आपका उस पर्टिकुलर रेखा के अराउंड जो फलन दिया हुआ है वो हमारा सिमेट्रिक है। तो यहाँ तीनों केसेस हमने सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया। सिमेट्री का आपने प्रकार के साथ साथ उसका कारण भी समझा कि हम आलेखों में वो क्यों हमारे लिए ड्रॉ करने के लिए क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीनों ही चीजों को यहाँ पर एग्जाम्पल से दिखाया गया है कि y x के अराउंड सिमेट्रिक कब होगा, मूल बिंदु के अराउंड सिमेट्रिक कब होगा और y इज इक्वल टू x रेखा के अराउंड सिमेट्रिक कब होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपको स्लाइड्स में दिख रहे हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू कॉस x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्योंकि आपने फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है इस पिछली इकाइयों में, तो मैं उसको वहां से भी रिलेट करना चाहूंगी। अभी तक तो मैंने आपको समतल में एक व्यवहारिक तरीके से कैसे सिमेट्री हम निकाल सकते हैं ये डिस्कस किया। अब जरा मैथमेटिकल और जो पिछली इकाइयां हमने पढ़ी है उनसे इसको रिलेट करके देखते हैं कि कोई भी जो भी फंक्शन दे रखा होगा, अगर बाई चांस आप उसको समतल में, क्योंकि आप आलेख को बनाने जा रहे हैं, आलेख को आप पहले ही समतल पे नहीं ड्रॉ कर सकते, सिमेट्री उसकी आप नहीं देख सकते, बिना ड्रॉ किए आपको नहीं पता चल सकता। तो ये हम कैसे पता करें कि कोई आलेख हमारा सिमेट्रिक है किसी पर्टिकुलर मूल बिंदु के अराउंड या फिर किसी तिर्यक रेखा के सरल रेखा के अराउंड कैसे होगा। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन आपने एक सम फंक्शन पढ़ा था फलन के इकाई में कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है, जो भी फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, अगर इसमें x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमें फंक्शन मिल जाएगा f माइनस एक्स, और उसकी वैल्यू को अगर हम सरल करके देखें, अगर वो पुनः से एफ एक्स के बराबर हुआ, यानी उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे कि यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है, अगर cos x में x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि y cos माइनस एक्स की वैल्यू भी cos x ही होती है, तो वो अनचेंज हो गई, यानी कि y cos x भी वही है, y cos माइनस एक्स भी वही है, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर बराबर हो गई। यानी जो फंक्शन हमारा, अगर हम उसको cos x को f x से रिप्रेजेंट करें और cos माइनस एक्स को फंक्शन f माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करें, तो दोनों फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर सेम है। तो यही हमारा सम फलन की डेफिनेशन थी कि अगर एफ एक्स की वैल्यू एफ माइनस एक्स के बराबर होती है तो फंक्शन हमारा सम होगा, और अगर कोई भी सम फंक्शन होता है तो वो फंक्शन वाई एक्स के अराउंड हमेशा सिमेट्रिक होता है।
सेम यही चीज एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक निकालने के लिए फंक्शन में यहाँ पर एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, परिभाषाएं बदल जाएंगी, यानी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई हमारा इवन फंक्शन कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा। इन दैट केस आपका फंक्शन एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होगा। तो इस तरह से हम एक्स एक्सिस के फंक्शन हमारा एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, हम ये निकाल सकते हैं। अब हम मूल बिंदु के सापेक्ष सममित कैसे निकालेंगे? आपने वहां ग्राफ ड्रॉ करके 180 डिग्री घूर्णन करके तो देख लिया, क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट ही है, हमारा टास्क ही यही है कि हमें आलेखों का अनुरेखण करना है। तो बिना अनुरेखण किए हम ये चीज नहीं पता कर पाएंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। इसके लिए आपने फलन की इकाई में आपने पढ़ा था ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? कोई फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू, अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, वहां पर अगर हम x की वैल्यू माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो फंक्शन हमारा अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है, इन दैट केस तो हम कहेंगे कि फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन में अगर यहाँ पर x की वैल्यू हो -1 से, इस फंक्शन को पहले तो एफ एक्स से रिप्रेजेंट करना होगा, यानी अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब होगी। माइनस एक्स क्यूब को अगर हम ओपन करेंगे क्योंकि घात यहाँ पर ऑड फंक्शन के फॉर्मेट में है, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब आएगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स था वो अब माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया है। तो यानी जो भी यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा ऑड फंक्शन है। तो इस तरह जो भी कोई फंक्शन दे रखा होगा जिसका अनुरेखण करना होगा, हम ये देखेंगे कि वो हमारा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन होगा तो वो एक्सों के अराउंड सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस दे रखा है, तो इस एक्स क्यूब दे रखा है, ये हमारा इवन ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होगी कि ये मूल बिंदु के सापेक्ष सिमेट्रिक होगी। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को बिना ड्रॉ किए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो ये हमारा मूल बिंदु के अराउंड सिमेट्रिक होगा। इसी तरह रेखा y इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक कब होगी? इसको याद करने के लिए बस यही है कि आपने लैंग्वेज में यही लिखा है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कोई भी जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर इसको हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें, जो कि आपको रेखा दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू एक्स, अगर उस फंक्शन में x की वैल्यू को हम y से रिप्लेस कर दें और फंक्शन हमारा अनचेंज रहे, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, मैं आपको इंस्टेंट एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये एक आपका मूल बिंदु से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ सर्किल का इक्वेशन है, एक सर्किल का इक्वेशन है जो जिसका केंद्र मूल बिंदु है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर इसमें x को y से x को चेंज कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप देखते हैं कि ये सॉल्व करने के बाद ये इसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये अभी भी एक सर्किल को जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली और सी जिसकी त्रिज्या सी होगी, एक इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो भी फिगर हमने जो इक्वेशन ऑफ सर्किल को आप इमेजिन भी कर सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल y इज इक्वल टू एक्स रेखा जो कि आपको ड्रॉ करने के बाद एक तिर्यक रेखा मिलेगी जो 45 डिग्री से आपका प्रथम चतुर्थांश में होकर जा रही है। आप देखेंगे कि ये जो भी फिगर इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड को अगर आप मोड़ कर देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड के जो बाई साइड का जो फिगर है वो राइट हैंड साइड के फिगर से ओवरलैप कर रहा है। तो इंस्टेंट आप यहाँ एग्जांपल से इमेजिन कर सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बस x की वैल्यू को y से, y की वैल्यू को x से रिप्लेस करने के बाद ये बस चेक करना होगा कि क्या फंक्शन हमारा चेंज हुआ है या नहीं। अगर चेंज हो जाता है तो यानी कि y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्रिक नहीं है, अगर वो अनचेंज रहता है तो वो y इज इक्वल टू एक्स रेखा के सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमें डिस्कस करना है, अक्षों के साथ प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो y, इसको ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद हमें उसका अनुरेखण करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे, वो यहाँ पर देखिए कि अगर कोई भी फंक्शन हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें फंक्शन गिवन है, तो हम पहला प्रतिच्छेद बिंदु
एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो बिंदु निकालने के लिए उस फंक्शन में हर जगह पर y की वैल्यू को 0 कर देंगे और फिर उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि समीकरण आपको दिया हुआ हो कि अभी इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रहा है, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस सी। तो यानी कि y की वैल्यू 0 करने के बाद ये जो भी कर्व है इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो एक बार प्लस सी पे कट कर रहा है और एक बार माइनस सी पे कट कर रहा है। या वो प्रतिच्छेद बिंदुओं के बारे में अगर हम बताएं तो वो प्लस सी कॉमा 0 एंड माइनस सी कॉमा 0 पर कट कर रहा है। ये हमने कैसे निकाला, y की वैल्यू 0 करके। ठीक इसी प्रकार y एक्सिस पे वो कर्व कहीं पर कट कर रहा है या नहीं, इसको निकालने के लिए हम x इज इक्वल टू 0 करने के बाद y के बिंदुओं को निकालने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन ऑफ सर्किल में अगर आप x की वैल्यू 0 कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मिल जाएगा। अगेन y की वैल्यू प्लस माइनस सी स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको मिलती है। यानी कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, प्लस सी पे और माइनस सी पे। प्रतिच्छेद बिंदुओं के फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहें ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में, तो यानी कि वो बिंदु कौन से होंगे, 0 माइनस सी एंड 0 प्लस सी। तो यहाँ पर हमें 4 बिंदु ऐसे मिल गए जो अक्षों पर स्थित है और जो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा फंक्शन इन 4 बिंदुओं से होकर जरूर से जरूर गुजरेगा। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखिए दे रखा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम 0 कर दे रहे हैं तो हमें पॉइंट मिल रहा है सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 0 एंड 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो भी फलन का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने तो अभी आपको एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है इक्वेशन ऑफ सर्किल में बताया, आपको फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए कोई भी रैंडम फंक्शन दिया जा सकता है। जैसे कि एक रैंडम फंक्शन हमने यहाँ पर लिया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें यही सेम सारे रूल अप्लाई करके देखिए कि y x एक्सिस पे वो कहाँ पर कट करेगा, उसको निकालने के लिए हम y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें 2 बिंदु मिलते हैं 0 एंड 3। यानी कि प्रतिच्छेद बिंदुओं के बारे में अगर के फॉर्मेट में समझना है तो ये वो बिंदु कौन से होंगे, एक 0 0 होगा और एक 3,0 होगा। यानी कि ये जो भी कोई फलन है वो मूल बिंदु से होकर जरूर गुजरेगा और दूसरा पॉइंट x एक्सिस पे 3,0 पे कट करेगा। इसी तरह x इज इक्वल टू 0 को अगर हम करते, x की वैल्यू को 0 अगर हम करते हैं तो y की वैल्यू पुनः 0 ही मिलती है। यानी कि ये हमें कोई नया पॉइंट नहीं मिला, एक मूल बिंदु फिर से मिला कि ये वक्र हमारा जो भी वक्र है फलन है ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर इस दो प्रतिच्छेद बिंदु, दो इंपॉर्टेंट प्रतिच्छेद बिंदु मुझे मिल गए 0 0 एंड 0,3। इन ये जो भी फलन है, जो भी वक्र होगा वो इन दोनों पॉइंट से होकर जरूर गुजरेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है असंततता के बिंदु, यानी कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन से होंगे वो निकालना होगा कि क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो कौन सा पॉइंट है जिसपे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसको निकालने के प्रयास में सबसे डिसकंटिन्यूटी इकाई में आपने देखा था कि फंक्शन जिस भी पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता, जनरली वही पॉइंट, वो सारे पॉइंट भी हमारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होते हैं। अगर वो फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में दे रखा होगा तो हमें क्या करना होगा, जस्ट डिनोमिनेटर को 0 करना होगा, क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 करना होगा और वो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उन सारे पॉइंट पर हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो वो सारे पॉइंट्स हमारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। तो हम उसको ही जितने भी तरीके से हमने डिसकंटिन्यूटी और भी नियम हमने वहां पर देखे थे, जितने भी तरीके से हम डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकाल सकते हैं, हम उन पॉइंट को निकालने की कोशिश करेंगे जो हमें आलेखों को इन आलेखों के अनुरेखण में हमारे लिए काफी मदद करेगी। नेक्स्ट है वर्धमान और ह्रासमान फलनों के अंतराल, ये निकालने की कोशिश करेंगे किस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए आप पिछली इकाइयों में इसी खंड 4 में ही आपने देखा था, हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में डिस्कस किया था कि वो फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए हम अवकलन का इकाई भी आप समझ सकते हैं कि हमें कोई भी जो भी फंक्शन दे रखा होगा हम उसका dy/dx निकालेंगे और dy/dx की वैल्यू चेक करेंगे कि वो कब ग्रेटर देन 0 है और कब वैल्यू लेस देन 0 है। जब वो ग्रेटर देन 0 होगा
स्पर्शियों के बारे में अगर आप रिकॉल करिए कि dy by dx यहाँ पर क्या है, वो स्पर्शी को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्पर्शी हमारी क्या होगी, उसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब ग्राफ का यहाँ पे व्यवहार क्या है कि वो ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। और dy by dx अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, स्पर्शी आपकी लेस देन 0 है, यहाँ पर m की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो भी ग्राफ है वो नीचे की तरफ उतरता हुआ जा रहा है। तो इससे भी कुछ हमें आलोके के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट है अवतलता और नति परिवर्तन बिंदु। हम ग्राफ हमारा कब कॉन्वेक्स है, कब कॉन्केव है, या ऊपर की तरफ अवतल है कि नीचे की तरफ अवतल है, या नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, कौन सा वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ अपने व्यवहार को चेंज कर रहा है, उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल हो रहा है, ये पॉइंट हम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इकाई 14 में हमने निकाला था, नति परिवर्तन बिंदु निकालने के लिए हम कैसे निकालते थे कि कोई भी जो भी फंक्शन दे रखा होता था उसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको जीरो रखेंगे, जीरो रखने के बाद जो कोई भी पॉइंट्स निकलेंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाते थे। ये वो पॉइंट होते थे जिस पॉइंट पर जो भी वक्र दे रखा होगा वो अपना व्यवहार चेंज करता था। अगर वो उससे पहले उस पॉइंट के ऊपर या उस बाईं तरफ अगर वो उत्तल है तो वो दाईं तरफ तुरंत ही वो अपना व्यवहार चेंज करके वो उत्तल हो जाता था। तो ये चीज वो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट वो सेकेंड डेरिवेटिव की हेल्प से वो कब उत्तल है और कब अवतल है ये भी निकाल सकते थे। उसके लिए हमें अगेन सेकेंड डेरिवेटिव उस फंक्शन का निकालना होगा। अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा ऊपर की तरफ अवतल है यानी कि कॉन्वेक्स है, और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो वो नीचे की तरफ अवतल है यानी कि कॉनकेव है। या फिर और तीसरा कंडीशन क्या होती है कि d2y by dx स्क्वायर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीन कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर की तरफ अवतल, लेस देन 0 यानी कि नीचे की तरफ अवतल, और इक्वल टू 0 यानी कि ऐसे पॉइंट जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है जहां पर हम ये अवतल है या उत्तल डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो पॉइंट हमारे नति परिवर्तन बिंदु कहलाते थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाते थे। तो ये भी हम जो भी फंक्शन दे रखा होगा हम उसका सेकेंड डेरिवेटिव के निकाल कर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सापेक्ष चरम बिंदु यानी एक्सट्रीमम पॉइंट, उच्चस निम्नस के बारे में, जैसे कि पिछली इकाई में हमने डिस्कस किया था। वो भी हमारा इस अवकलन सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव होगा उसी पर ही डिपेंड करेगा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालने के लिए हमें क्रांतिक बिंदुओं के बारे में जानना होगा, जो कि हमने पढ़ा था कि क्रांतिक बिंदु क्या होते थे। क्रांतिक बिंदु वो पॉइंट्स होते थे जो हम किसी फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालने के बाद यानी dy by dx निकालने के बाद इक्वल टू 0 करते थे। वो पॉइंट होते थे जब dy by dx या स्पर्शी आपकी अक्षों के समांतर हो जाती थी। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो वो वही पॉइंट थे जहां पर वो यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं कि एक पॉइंट ए आपका क्रांतिक पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर जो भी आप स्पर्शी ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्स के समांतर हो जाएगी या फिर उस पर उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में वो निकालने का तरीका यही था कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, इक्वल्स टू 0 करिए और वो पॉइंट निकालिए जहां पर फंक्शन सेटिस्फाई हो, तो वो आपके क्रांतिक पॉइंट होंगे। अब क्रांतिक पॉइंट की हेल्प से हम चरम बिंदु, सापेक्ष चरम बिंदु को निकालने की कोशिश करेंगे। उसका तरीका यही था कि अब उसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रांतिक बिंदुओं को वहां पर रख कर चेक करिए कि क्या सेकेंड डेरिवेटिव की जो फंक्शन की वैल्यू है एट क्रांतिक पॉइंट या पे क्या पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है या जीरो आ रही है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर क्रांतिक पॉइंट पे फंक्शन हमारा निम्निष्ठ है। अगर लेस देन 0, अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है क्रांतिक पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन उच्चिष्ट है। और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो यानी कि हम किसी भी कंडीशन पे, किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, हमें ये फिर से चेक करने के लिए कि उस पर्टिकुलर क्रांतिक पॉइंट पे फंक्शन का क्या व्यवहार है, चेक करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर जो फंक्शन जो हमने dy by dx निकाला हमें वापस वहीं पर आना पड़ेगा और उस पॉइंट पर हम क्रांतिक फंक्शन के वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या वहां पर dy by dx का जो भी साइन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो यहाँ तक आपने देखा कि अवतलता, नति परिवर्तन बिंदु और सापेक्ष चरम बिंदु से भी हमें वक्रों के अनुरेखण करने में काफी हेल्प मिलेगी कि कब वो फंक्शन उत्तल है या अवतल है। हमें ये पता चल जाएगा किस पॉइंट पर
कब वो इंक्रीजिंग है और किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, ये पॉइंट कहाँ पर वो सबसे हाईएस्ट पीक पर सबसे उसका मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, उसका सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये भी हम बिना ड्रॉ किए यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में। तो ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा और संगत अभिलंबों के बारे में भी आपने इकाई 14 के में डिस्कस किया था। तो ये भी हम निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसकी स्पर्श रेखा क्या है और स्पर्श रेखा पर उसके अभिलंब क्या है, उसके समीकरण को हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट आती है अनंत स्पर्शी, जो कि अभी इसके पिछली ही इकाई में आपने अभी देखा कि अनंत स्पर्शियां कितने तरीके की हैं। समांतर अनंत स्पर्शियां हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, क्षैतिज के अक्ष के अराउंड समांतर अनंत स्पर्शियां हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शियां हैं। इनके बारे में यहाँ पर निकालने के लिए अभी आपने कई सारे नियम देखे, उनकी हेल्प से हम अनंत स्पर्शियों को निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्र में कोई अनंत स्पर्शी है या नहीं। नेक्स्ट आता है विचित्र बिंदु। विचित्र बिंदु निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि स्पर्शियों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। विचित्र बिंदु हमारे 2-3 टाइप के जो हमने इंपॉर्टेंट देखे थे, जो कि कस्प, नोड और संयुग्मी बिंदु, जो भी वहां पर पॉइंट्स थे, वो कैसे किस पे डिपेंड करते थे कि वो ऐसे बिंदु जहां पर वक्र एक से ज्यादा बार वहीं से होकर कट करके गुजरे, वो बिंदु हमारे विचित्र बिंदु कहलाते थे। और वो बिंदुओं में भी कुछ प्रकार था जो हमारे किसी स्पर्शी पे डिपेंड करता था कि स्पर्शियां वास्तविक होंगी तो क्या होगा और तिर्यक होंगी तो क्या होगा, जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ, इस आलेख का बिना ड्रॉ किए कि व्यवहार इस पर्टिकुलर पॉइंट विचित्र बिंदु पे क्या होगा। नेक्स्ट आता है कि बिंदुओं का आलेखन, वाई अक्ष का अंतःखंड क्या है, एक्स अक्ष का अंतःखंड है, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे लास्ट में अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वक्र का हम अब स्केच खींचने जाएंगे। स्केच खींचने से पहले अब हमारे पास अनंत स्पर्शियां, क्रांतिक पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, अवतलता, उत्तलता और प्रतिच्छेद बिंदु, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में है। उदाहरण जितने भी चीजें हमने यहाँ पर देखी, अब इसको जरा उदाहरण में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या चीजें निकालनी है इस ग्राफ में। तो सबसे पहले एक सिंपल फंक्शन देते हैं जिसका ग्राफ शायद आपके माइंड में पहले से ही सेट है कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x का आलेख क्या होना चाहिए। अगर आपने एग्जाम्पल लिमिट में चीजें देखी है तो बहुत बार आपके चित्र ये सामने आया होगा, लेकिन यहाँ पर हमने जो स्टेप्स, जिस स्टेप बाय स्टेप से इसको यहाँ पर नियम से निकालने की कोशिश की है, इस तरह से इसमें ढालने की कोशिश करिए ताकि हम आगे आगे कठिन जो आलेख हो उसको भी इजिली उसका भी अनुरेखण कर सकें। तो सबसे पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू मॉडुलस x। इसका आरेख हम कैसे खींचे, तो सबसे पहले इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम y इज इक्वल टू x, जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव हो या जीरो हो ऐसे भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी यानी लेस देन जीरो होगी। इसके प्रांत और परिसर के बारे में तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट था प्रांत और परिसर। इसके प्रांत और परिसर के बारे में निकालने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका प्रांत हमारा पूरी रियल लाइन आर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सिमेट्री। सिमेट्री कब है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसमें अगर हम ये इसको अगर fx से रिप्रेजेंट करें तो हर एक x को अगर माइनस x से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो भी हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनचेंज रह रहा है। इसका मतलब y ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या था कि वो y x के अराउंड सिमेट्रिक होगा। तो ये जो भी फंक्शन दे रखा है ये y x के अराउंड सिमेट्रिक है। अब अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में निकाल रहे हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या नियम था कि y इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो x एक्सिस पे प्रतिच्छेदित बिंदु निकल जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वो y के प्रतिच्छेदित बिंदु को दर्शाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 0 करने पे x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है और x इज इक्वल टू 0 करने पे y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी x मूल बिंदु ही इस वक्र में मूल बिंदु ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इसी में ही आगे, क्योंकि बहुत सिंपल ग्राफ है, इसी में ही आगे आपको स्पर्शी निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर ही देख रहे हैं कि ये जो भी अक्ष है इसको y इज इक्वल टू x करने पर या x इज इक्वल टू y करने पर भी ये रेखा आपको क्योंकि आपका जो भी ये आलेख है वो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, इसका प्रांत r है और y इज इक्वल टू x का ही एक लेफ्ट साइड में इसमें खींचने पे एक आलेख रह जा रहा है,
और वाई एक्स के अराउंड सिमेट्रिक है, तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था, बताया था कि आपका ये भी ग्राफ जो भी कुछ होगा वो सिर्फ 0 से इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी से 0 ही इसको ड्रॉ करने की जरूरत रहेगी। अगर हमने दाई साइड जैसे यहाँ पर चित्र संख्या क्या में आपने इसको ड्रॉ कर दिया, अब इसका पूरा अगर हमें अनुरेखण देखना है तो देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दाई तरफ भी सेम वैसा ही फिगर ड्रॉ कर देंगे जैसा कि चित्र खा में आपने देखा। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस x का रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पर चित्र खा में दिखाया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आलेख खींचने के लिए हम कैसे खींचेंगे ये देखिए यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए सबसे पहले हम इसका प्रांत और परिसर के बारे में यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका प्रांत और परिसर क्या है, फंक्शन के जो भी आपने इकाई पढ़ी थी वहां से अगर आप नियम को फॉलो करके आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि इसका प्रांत और परिसर, रेंज और डोमेन, इसका दोनों ही क्या है, पूरी रियल लाइन है। जैसे ही हम x की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव मिल रही है। जब x की वैल्यू हम निगेटिव ले रहे हैं तो y की वैल्यू निगेटिव मिल रही है। तो अगर आप चतुर्थांशों के फॉर्मेट में आप इसको देखना चाहें तो आप पाएंगे कि ये इस दूसरे चतुर्थांश में जब x की वैल्यू निगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो, या चौथे चतुर्थांश में जब x की वैल्यू निगेटिव हो और इस केस में y की वैल्यू भी निगेटिव हो, ऐसा कोई भी बिंदु यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी ये जो कोई भी ग्राफ है वो आपका प्रथम चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश में ही है। दूसरे और चौथे में इसका कोई भी पार्ट नहीं है, वहां पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो इनको सेटिस्फाई करे। सिमेट्री के बारे में अगर आप देखें तो ये क्योंकि यह फंक्शन y इज इक्वल टू यह फंक्शन fx इज इक्वल टू माइनस fx प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये ऑड फंक्शन है। इसका मतलब ये फंक्शन मूल बिंदु के अराउंड सिमेट्रिक है। यानी मूल बिंदु के अराउंड अगर इसको 180 घूर्णन कर दिया जाए तो हमें एक सेम फंक्शन का सेम फिगर मिलेगा। तो यानी कि बस हमें मूल बिंदु के एक साइड के फिगर को ही ड्रॉ करना है, दूसरे साइड को फिगर को ड्रॉ करने के लिए इसका बस 180 गुणन कर देना होगा। अक्षों के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए y इज इक्वल टू अगर हम 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 मिल रही है, और x इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 मिल रही है। यानी इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर दोनों ही केस में एक ही मिल रहा है जो कि 0 0 है, जो कि मूल बिंदु है। तो ये जो भी अक्ष आलेख है वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। इनकी स्पर्श रेखाएं निकालने के लिए अगर हम देखें तो प्रथम अवकलन इसका करने के बाद dy by dx करके हम 0 कर रहे हैं। 3x स्क्वायर 0 मिल रहा है, जो कि 3x स्क्वायर 0 करने के बाद जो भी पॉइंट मिल रहा है वो x इज इक्वल टू 0 ही मिल रहा है, जो कि मूल बिंदु पर ही स्थित है। यानी कि इसकी जो स्पर्श रेखा होगी वह x अक्षीय है। स्पर्श रेखा निकालने का यही नियम था कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे, जो भी हमें फंक्शन मिले। तो यहाँ पर dy by dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर मिल रहा है। 3x स्क्वायर को 0 कर रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू 0 मिल रही है। तो यानी x इज इक्वल्स टू 0 ये हमारा स्पर्श रेखा x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो इसकी एक ही स्पर्श रेखा है जो कि x अक्षीय है। एक दृष्टता यानी कि ये 1 है, आंटो है, 1 फंक्शन है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए हम अवकलन यानी dy by dx की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमेशा ही ऋणोत्तर है, यानी कि dy by dx 3x स्क्वायर की जो वैल्यू है, जब जब x की वैल्यू वृद्ध हो रही है तब तक y में भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस तरह का। यानी कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है। यानी कि अगर x एक्स के समांतर हम कहीं पर भी रेखा खींचेंगे तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगा। तो यानी ये फंक्शन हमारा 1 भी है। सापेक्ष चरम बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्रांतिक बिंदु निकालना होगा, यानी dy by dx की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि 0 0 है। dy by dx की वैल्यू 0 करके पॉइंट निकालेंगे जो कि मूल बिंदु निकलता है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि d2y by dx स्क्वायर c(x) को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि क्या फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू अगेन सेकंड डेरिवेटिव पे भी 0 हो जा रही है। 0 होने का मतलब हमें इस पॉइंट इससे हम चरम बिंदु हमें नहीं मिला, और सॉल्व करने पर हमें प्रथम अवकलन से हमें पता चलता है कि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी चरम बिंदु नहीं है। अब हम अवतलता और नति परिवर्तन बिंदु भी निकालेंगे। अवतलता निकालने के लिए हम d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे, ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। इक्वल्स टू 0 करने के बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालेंगे, जो कि हम देखें कि वो मूल बिंदु ही निकल रही है। अनंत स्पर्शियों को निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, m की वैल्यू क्या थी, फंक्शन ऑफ fx अपॉन x। उसको सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट करने के बाद वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। यानी कि यहाँ पर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, जो कि कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है।
तो अगर m की वैल्यू नहीं है यानी कि यहाँ पर अनंत स्पर्शी, इस फलन का कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। विचित्र बिंदु भी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई विचित्र बिंदु भी नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि चित्र संख्या 5 में जो भी यहाँ फिगर दिख रहा है, अब हम एक यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पिछले 9 रिजल्ट से मिली उसको अगर देखकर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये चित्र संख्या 5 y इक्वल टू एक्स क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु के अराउंड ये आपका सिमेट्रिक भी है। मूल बिंदु इसको 180 डिग्री गुणन करने के बाद हमें सेम फिगर ही मिल रहा है। तो जितनी भी स्टेप बाय स्टेप की इंफॉर्मेशन अभी थी कि हमें प्रांत और परिसर से स्टार्ट करना है, सिमेट्री डिस्कस करना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, मूल बिंदु की स्पर्श रेखाओं को निकालना है, एक दृष्टता के बारे में फंक्शन हमारा 1 या ऑन्टो है कि नहीं ये देखना है, सापेक्ष चरम बिंदु के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अवतलता और नति परिवर्तन बिंदु यानी कि वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर फंक्शन अपना प्रकार अपना व्यवहार चेंज कर रहा है, ये चीजें देखेंगे। अनंत स्पर्शियों के बारे में निकालने की कोशिश करेंगे। तो पिछली जितनी इकाइयां आपने पढ़ी उसमें जितने भी पॉइंट्स हमने देखे वो सारी चीजें हमें निकालने के बाद ये एक और एग्जाम्पल था जिसके बारे में सेम उसी ही नियम से ही देखने के बाद हम वक्रों का अनुप्रेक्षण कर पाएंगे। लास्ट में धन्यवाद।